बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था संचालित की जाती है, किस प्रकार से क्षेत्रीय दल कार्य करते हैं और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के लिए दलीय व्यवस्था आवश्यक होती है, कौन कौन से क्षेत्रीय दल हैं और कौन कौन से अपन के राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें मानी जाती है, जैसे अपन ये मानते हैं कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक आपकी व्यवस्थापिका, जिसके तहत अपन संसद को लेते हैं और संसद को द्विसदनात्मक बनाया गया है। निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा के रूप में नाम दिया गया है। दूसरी होती है आपकी कार्यपालिका, जिस कार्यपालिका के तहत अपन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल के सदस्यों का उल्लेख करते हैं। सरकार का तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वह न्यायपालिका मानी जाती है कि और यह न्यायपालिका 2 रूपों में कार्य करती है। या तो यह अधीनस्थ रूप में कार्य करती है, जहां पर संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है, जहां पर संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती, और न्यायपालिका गौण स्थिति में कार्य करती है। एक न्यायपालिका होती है आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका, जो पूर्ण रूप से वह व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र से बिल्कुल अलग रहती है। यहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता के साथ साथ अपन न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाते हैं। भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तहत अपन ये मानते हैं कि न्यायपालिका का गठन एक स्वतंत्र रूप में किया गया है और यहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता के स्थान पर न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो विशेष तौर से अपन ये कह सकते हैं कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या न्यायपालिका का यह गठन कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संघीय न्यायपालिका एक प्रकार से संविधान के अनुच्छेद यानी 130 के तहत इनका पूर्ण रूप से गठन किया गया है, लेकिन विशेष तौर से ये माना जाता है कि जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य है या अन्य प्रकार के कार्य हैं, वो संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत निर्धारित किए गए। सबसे पहले अपन ये मानते हैं कि न्यायपालिका का जो उद्देश्य है वो कैसा है, कैसे यह कार्य करता है, कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसके कारण न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को भारत में अपनाया गया है। तो सबसे पहले देखिए कि न्यायपालिका का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह है संविधान की सुरक्षा या संविधान का रक्षण करना। व्यवस्थापिका के द्वारा या अपन कह सकते हैं कि कार्यपालिका के द्वारा यदि इस प्रकार के कोई आदेश या विधेयकों का निर्माण किया जाता है जो किसी न किसी संविधान की आत्मा को या संविधान के किसी तत्व को आघात पहुंचाता हो, तो ऐसे विधेयकों को वह अवैध घोषित करता है और संविधान की सुरक्षा के दायित्व को निभाता है। ये इसका महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता है कि न्यायपालिका एक प्रकार से संविधान की रक्षक होती है या ये कह सकते हैं कि उसकी सुरक्षा के दायित्व को निभाती है। दूसरा महत्वपूर्ण जो इसका कार्य है वह होता है संघात्मक शासन व्यवस्था। अपन ये मानते हैं कि शासन व्यवस्थाएं 2 प्रकार से कार्य करती हैं, या तो कहीं पर एकात्मक शासन पाया जाता है या कहीं पर संघात्मक शासन व्यवस्था पाया जाता है। एकात्मक शासन व्यवस्था वह होती है जहां पर इकाइयों की सरकारों के पास में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते और केवल शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए इकाई या छोटे स्तरों पर सरकारों का गठन किया जाता है और वो केवल केंद्र के नियंत्रण में कार्य करते हैं, यानी अंतिम आदेश केंद्र से संचालित किए जाते हैं और छोटे निकायों पर जो सरकार गठित की गई है उसके द्वारा उसका निर्वहन किया जाता है। लेकिन भारत में संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया गया है, अर्थात संघीय शासन व्यवस्था के आधार पर भारत में 3 प्रकार की सूचियां जारी की गई। जैसे कि संघ सरकार की सूची के तहत जो विषय सत्यान में दे रखे हैं उस पर तो केवल और केवल केंद्रीय संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची के विषय कुछ ऐसे भी दे रखे हैं जिसके तहत अपन ये मानते हैं जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकते हैं। यदि किसी प्रकार का अड़चन पैदा होती है या अपन ये कह सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता हो, या अपन दूसरे तर्कों में ये कह सकते हैं कि यदि केंद्रीय संसद के द्वारा किसी प्रकार से राज्य विषयों पर कानून बनाए जाते हैं या राज्य सरकारों के द्वारा केंद्र सरकार के विषयों पर कानून बनाए जाते हैं, तो उसकी सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका का होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था को बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास आ जाती है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है
जैसे अपन ये मानते हैं कि B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 32 एक प्रकार से संविधान की आत्मा होती है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 30 तक जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, उस मौलिक अधिकारों का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक कि उनके संरक्षण प्रदान नहीं हो। और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इनकी संरक्षण की जिम्मेदारी न्यायपालिका को सौंपी गई है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका का यह दायित्व है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के दायित्व को निभाए। विशेष तौर से अपन ये मानते हैं कि ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो भारत की न्यायपालिका को सौंपे गए हैं। अब देखिए कि न्यायपालिका का गठन कैसे होता है, किस प्रकार से इसका गठन किया गया है। अपन मानते हैं कि प्रारंभ में इनके न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन धीरे धीरे जब आवश्यकता महसूस की जाने लगी, 1960 में इनकी सदस्यों की संख्या टोटल 14 कर दी गई थी और 1977 में 18 कर दी गई थी। 1985 में इन न्यायाधीशों की संख्या 25+1 यानी कि 26 कर दी गई और 2008 में पुनः संशोधन करने के बाद में इनके न्यायाधीशों की संख्या 31 यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया था। ये विशेष तौर से आवश्यकता के अनुसार अपनी खंडपीठों के आधार पर भी कार्य करती हैं, विशेष बेंच के रूप में भी कार्य करती हैं। जैसे कि आपराधिक क्षेत्र अलग है, दीवानी मामलों के लिए अलग है, फौजदारी मामलों के लिए अलग है, उन्मुक्तियों के लिए अलग है। तो इसलिए न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 31 कर दिया गया है और वर्तमान में यही न्यायाधीशों की संख्या है। इसके बाद देखिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है और कैसे की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत यह निर्धारित है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये विशेष तौर से निर्धारित है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के बाद में वह मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के आधार पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में विशेषतः अच्छा माना जाता है, या ये कह सकते हैं कि उनके परामर्श के आधार पर ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगर कार्यकाल की बात की जाती है तो ये निर्धारित है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल 62 वर्ष निर्धारित है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसके लिए कुछ योग्यताएं भी निर्धारित कर रखी हैं, जैसे कि न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए या क्या नहीं होनी चाहिए। इसके आधार पर भी यह निर्धारित है कि वह पहला भारतीय नागरिकता रखता हो, दूसरा महत्वपूर्ण है कि वह 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो, या इसके उपरांत ये भी माना जाता है दूसरी महत्वपूर्ण शर्तों में अथवा लगा रखा, अगर ये नहीं है या अपन ये कह सकते हैं कि वह न्यायाधीश नहीं रह चुका हो, तो ऐसी स्थिति में यह है कि किसी उच्च न्यायालय में वह 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करता रहा। यदि इस चीज में भी अगर वह कंप्रोमाइज करना चाहता है तो तीसरा और इसी का एक विकल्प यह माना जाता है कि राष्ट्रपति की नज़र में वह एक अच्छा विधिवेत्ता होना चाहिए और इन्हीं को आधार मानकर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। हालांकि न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर समय समय पर एक प्रवृत्ति भी मानी जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, सेवानिवृत्ति के बाद किस आधार पर उसको पदोन्नति प्रदान की जानी चाहिए। पदोन्नति के आधार पर अपन ये मानते हैं कि समस्त न्यायाधीशों में से एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है जो वरिष्ठता के क्षेत्र में होते हैं। वरिष्ठता के आधार पर जिन 4 व्यक्तियों को ज़्यादा सर्वोच्चता अगर प्रदान की जाती है तो उन्हीं में से कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर या वरीयता या वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश का चयन किया जाता है। विशेष तौर से कभी कभी इस पर कुछ बीच बीच में विवादास्पद यानी प्रश्न भी खड़े हुए हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर नहीं बल्कि केवल योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर भी यानी पदोन्नति की जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल भारत की शासन व्यवस्था में जो सिस्टम है वह इस आधार पर है कि जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं उनमें से कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होते ही उन्हें किसी न किसी को मुख्य न्यायाधीश की पद की शपथ दिलाई जाती है या उसकी नियुक्ति की जाती है।
इसके बाद देखिए कि कार्यकाल की यदि आपको बात आती है तो मैंने आपको बताया था कि यह मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष और अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष निर्धारित किया गया। नियुक्ति करने के बाद में एक स्थिति और है कि यदि संविधान की उल्लंघना की जाती हो, किसी प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग किया जाता हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश पर या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया के लिए यह भी आवश्यक है कि एक ही सत्र में अगर किसी प्रकार का अगर महाभियोग उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति की सहमति ली जाए या परामर्श ली जाए और इसके बाद में संसद के द्वारा यदि पारित कर दिया जाता है तो ऐसे न्यायाधीश को समय से पूर्व हटा दिया जाता है। लेकिन भारतीय इतिहास में अब तक ऐसा हुआ नहीं है। वैसे देखा जाता है कि 1992-93 में कि जी रामास्वामी जब मुख्य न्यायाधीश थे तो उस पर महाभियोग का आरोप लगाया गया था, लेकिन संसद के दोनों सदनों के द्वारा जब उसे सहमति प्राप्त नहीं हुई या उसे बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो यह महाभियोग की प्रक्रिया वहीं विफल हो गई और विशेष तौर से यह विधेयक संसद में या महाभियोग की प्रक्रिया संसद में पास नहीं हो पाई या इसे बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया। इसके बाद देखिए कि इनके वेतन एवं भत्ते विशेष तौर से माना जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जिसका वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जिसकी देश की अर्थव्यवस्था पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए कि इनको वेतन किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। वैसे तो देखा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 125 में समय समय पर परिवर्तन करते हुए वेतनों में वृद्धि की गई और उस वेतनों की वृद्धि के आधार पर वर्तमान में यह कहा जा सकता है कि मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रतिमाह वेतन एवं अन्य सुविधाएं जैसे कि आवास है, गाड़ी है, बंगला है, विदेश यात्राएं हैं, हवाई यात्राएं हैं, ये उनको निःशुल्क प्रदान की जाते हैं। लेकिन अन्य न्यायाधीशों को भी कम वेतन नहीं मिलता, उनको भी 2,50,000 रुपये प्रतिमाह वेतन एवं अन्य सुविधाएं उन्हें भी प्रदान की जाती हैं। विशेष तौर से अब ये देखा जाता है कि वेतन एवं भत्ते और किस प्रकार के इसका गठन किया गया है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, इन सारी चीज़ों को छोड़कर अब अपन आते हैं कि इनका क्षेत्र अधिकार कौन कौन से। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार और प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के तहत भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक तो है आपका एकमेव प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। एकमेव प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के तहत यह निर्धारित है कि राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद हो, राज्य और केंद्र के मध्य उत्पन्न विवाद हो या 2 राज्यों के मध्य और केंद्र के मध्य उत्पन्न विवाद हो, ऐसे विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निभाया जाता है और इसे एकमेव प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के तहत माना जाता है। इसके उपरांत एक दूसरा है कि वह है आपका समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। हालांकि समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार ये दे रखा है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व केवल सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है, राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिकों की सुरक्षा के लिए अधिकार परीक्षा या परमादेश, अध्यादेश, आदेश इस प्रकार की कोई भी आदेश जारी कर नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के दायित्व को निभा सकता है। तो सामान्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया था, जैसे कि पहला है यानी प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। इसके तहत तो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद, राज्यों के मध्य विवाद या 2 से अधिक राज्य और केंद्र के मध्य यदि किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं तो इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निभा दिया जाता है। लेकिन दूसरा है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। इसके तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह अधिकार प्राप्त किया गया है कि चाहे तो ऐसे मामलों को सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाता है, तब तो वह इस पर कार्रवाई करता ही है, लेकिन यदि ऐसे विषयों पर उच्च न्यायालय भी कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें भी स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह मानव अधिकारों की सुरक्षा के दायित्व को निभा सकता हो। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है, यानी कि 32 फर्स्ट के तहत यह निर्धारित है कि वह मौलिक अधिकारों के लिए किसी भी प्रकार के आदेश जारी करने का अधिकार रखता है और मानव अधिकारों की सुरक्षा के दायित्व को निभाता है। यह विशेष तौर से इनका केवल प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है। इसके अलावा आता है आपका अपीलीय क्षेत्र अधिकार।
अपीलीय क्षेत्र अधिकार के तहत विशेष तौर से ये माना जाता है कि निम्न न्यायालयों में, या अपन ये कह सकते हैं कि उच्च न्यायालयों में जिन मुकदमों की सुनवाई हो चुकी होती है उनकी अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनी जाती है और उस पर वह फैसला जो करता है वह अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करता है। जैसे सामान्यतः देखिए कि संवैधानिक सुरक्षा, या अपन ये कह सकते हैं कि संवैधानिकता के आधार पर कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार है या उसे यह अधिकार प्राप्त है कि संवैधानिक गतिविधियों को यथावत रूप से संचालित करने और उनकी नीतियों को निर्धारित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यदि किसी प्रकार की खामी उत्पन्न होती है, यदि कोई विधेयक ऐसे लाए जाते हैं जो संवैधानिक विरुद्ध हो, तो सर्वोच्च न्यायालय अंतिम रूप से उस पर फैसला सुना सकता है कि इसमें परिवर्तन उचित है अथवा नहीं। या अपन ये कह सकते हैं कि राज्यों की विधानमंडलों के द्वारा या केंद्र की संसद के द्वारा यदि किसी प्रकार के कोई विधेयक लाए जाते हैं तो उस पर अंतिम स्वीकृति जब तक सर्वोच्च न्यायालय की प्राप्त नहीं होती तब तक किसी भी रूप में उसे लागू नहीं किया जा सकता। इसके उपरांत दूसरा देखिए कि दीवानी मामले। संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत यह मामला है जैसे कि धोखाधड़ी, जालसाजी, किसी का जमीन पर कब्जा करना या किसी की संपत्ति का हस्तांतरण करना या हथियाना, इस प्रकार के मामलों की जब सुनवाई निम्न न्यायालयों में जैसे कि जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और अंत में उनकी सुनवाई के लिए यदि अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही अंतिम निर्णय किया जाता है और उसके द्वारा दिए गए फैसले अंतिम माने जाते हैं और कोई अन्य न्यायालय ऐसा नहीं है जो वहां पर सुनवाई के लिए भेजा जा सकता हो। इसी का तीसरा है आपका एक फौजदारी मामला। फौजदारी मामलों में जघन्य अपराध आते हैं जैसे हत्या है, मारकाट है, या अपन ये कैसे आतंकवादी गतिविधियां हैं या किसी पर आक्रमण इस प्रकार से किया जाता है कि जिसमें एक बेरहम हत्या का मामला हो इत्यादि। ऐसे मामलों की सुनवाई भी यद्यपि नीचे उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों में इनकी सुनवाई हो चुकी होती है, लेकिन प्रतिपक्ष यदि इससे संतुष्ट नहीं हो तो वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय में वाच्य दायर कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय ही उसका अंतिम निर्णय करने का अधिकार रखता है। इसके साथ साथ एक और चीज दे रखी है जैसे कि विशिष्टता के आधार पर या विशिष्टता के आधार पर भी कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत यह निर्धारित है सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा दिए गए फैसलों को चाहे तो यथावत रखने का अधिकार रखता है और यदि वह यथावत नहीं करके कुछ कमियां महसूस करता है तो ऐसे मामलों की सुनवाई करने के लिए वह आग्रह कर सकता है या ऐसे मामलों की स्वयं सुनवाई करने का अधिकार रखता है। यह विशिष्टता मानी जाती है कि यदि निम्न न्यायालयों के द्वारा यदि मुकदमों की सुनवाई सही रूप में प्रदान की गई है तो ऐसी याचिकाओं को वह खारिज करने का भी अधिकार रखता है। जैसे यदि अपन मानते हैं कि किसी का कोई विवाद उत्पन्न हुआ है, निम्न न्यायालयों के आधार पर उसका फैसला अगर उच्च न्यायालय में भी उसी प्रकार से सुनाया गया हो और सर्वोच्च न्यायालय को इसी चीज की जानकारी प्राप्त हो कि सुनाया गया फैसला पूर्णतः उचित है, यदि प्रतिवादी कोई उच्च न्यायालय से अपने मामलों की सुनवाई को सर्वोच्च न्यायालय में अगर दाखिल करना चाहता है तो ऐसी याचिकाओं को समाप्त किया जा सकता है या किसी प्रकार से लौटाया जा सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त हुआ। इसके बाद देखिए तीसरा जो महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया कि 3 ही क्षेत्र अधिकार है, एक प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है, एक अपीलीय क्षेत्र अधिकार है और एक है आपका परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार के तहत अपन ये मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि किसी राष्ट्रीय क्षेत्र के विषय पर या संवैधानिक क्षेत्र पर राष्ट्रपति किसी चीज का यदि परामर्श मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे परामर्श राष्ट्रपति को देने का अधिकार रखता है। यद्यपि राष्ट्रपति उन परामर्श को मानने के लिए वैध नहीं होता, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय गतिविधियों को देखते हुए वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए परामर्श को मान ही लेता है विशेष तौर से। इसके अलावा देखिए कि जो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को जो ये अधिकार प्रदान किया गया है कि किसी न किसी रूप से वह परामर्श देने का अधिकार रखता हो और परामर्श नहीं देने का अधिकार रखता हो।
लेकिन अंतिम रूप से यह भी माना जाता है कि विशेष परिस्थितियों में मांगे गए अधिकार या विशेष परिस्थितियों में दिए गए परामर्श माने भी जा सकते हैं और नहीं भी माने जा सकते हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि अगर राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से कोई परामर्श मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। चाहे तो वह परामर्श दे सकता है और चाहे वह परामर्श देने से इनकार कर सकता है। न्यायपालिका की ये जो व्यवस्था है ये वास्तविक रूप से ऐसी है जो न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन इसी के साथ जुड़ी हुई एक और चीज़ है जिसे अपन कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायिक सक्रियता। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य ये माना जाता है कि न्याय की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी माने गए। जैसे अपन ये मानते हैं कि विधेयकों का निर्माण दो स्तरों पर होता है, राज्य स्तरों पर भी होता है और केंद्र स्तरों पर भी होता है। राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार प्राप्त है, जबकि केंद्रीय स्तर पर संघीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर विशेष तौर से जो महत्व देने वाली बात होती है वो होती है मानव अधिकारों की सुरक्षा के दायित्व और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए संप्रभुता के सिद्धांत को बनाए रखना। इसी को आधार मानकर ऐसे विधेयकों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो या देश की आस्था के प्रति विरुद्ध हो। या अपन सीधे शब्दों में यह कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन वह एक प्रक्रिया है या सर्वोच्च न्यायालय का वह एक क्षेत्राधिकार है जिसके आधार पर केंद्र की संसद के द्वारा बनाए गए कानून हो या राज्य के विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए कानून हो, उसकी वैधता और अवैधता की जांच सर्वोच्च न्यायालय जिस विधि से करता है उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। लेकिन भारत में न्यायिक सक्रियता भी पाई जाती है। न्यायिक सक्रियता हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, यह केवल मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्यपालिका के सदस्यों को उनको कर्तव्यों को बोध कराने के लिए किसी भी प्रकार के आदेश जारी करने का अधिकार रखता है और इससे अपन न्यायिक सक्रियता के तहत भाई दोनों चीजें हैं। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति तो वह है जिसके तहत राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए कानून या केंद्र की संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता और अवैधता की जांच करने का अधिकार रखता है। लेकिन दूसरी तरफ न्यायिक सक्रियता वैधानिक अधिकार नहीं होते हुए भी मानव अधिकारों की सुरक्षा का हवाला देते हुए कार्यपालिका के सदस्यों को उनको कर्तव्यों का बोध कराने के लिए किसी भी प्रकार के आदेश जारी करने का अधिकार रखता है और यह न्यायिक सक्रियता के तहत आती है। देखिए इस ऑनलाइन क्लास में आपको ये चीज़ें बताइए कि न्यायपालिका का गठन किस प्रकार से किया गया है और न्यायपालिका किस प्रकार से कार्य करती है, कौन कौन से उनके क्षेत्राधिकार है, कैसे इसका गठन और किस किस प्रक्रिया के आधार पर किया गया है। अगली क्लास में आपको फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।